system, types of digestive system and process of digestion. In this lecture, we will discuss about some diseases of digestive system. हम क्या पढ़ेंगे? Diseases of digestive system के बारे में पढ़ेंगे. ये कुछ एक डिसीज हैं जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल GERD. गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. इसमें क्या होता है कि हम जो हमने खाना खा लिया वो ईसोफेगस से होते हुए हमारी स्टमक में चला गया. स्टमक में क्या हुआ कि हमने डिस्कस किया था ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स के बारे में. लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है जो एडिक्वेटली बंद नहीं होता. खाना गया स्टमक में, ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्लोज नहीं हुआ अच्छी तरह से. तो क्या हुआ, जो स्टमक का कंटेंट है वो दोबारा से ईसोफेगस में एंटर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. इसमें क्या होता है, स्टमक में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, वो भी फूड के कंटेंट में होते हैं. फूड के कंटेंट में जो भी जूसेस प्रेजेंट होते हैं वो ईसोफेगस में एंटर किया, जिससे क्या होगा, ईसोफेजियल जो वॉल्स हैं वो इरिटेट होंगी, जिससे हमें एक बर्निंग सेंसेशन फील होएगी, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न. ठीक है, तो ये है गैस्ट्रोइजोफेजियल डिसीज. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइजोफेजियल डिसीज. इसमें क्या है कि हम कुछ एक फूड हैं जो एसिड को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, तो उनकी हम कंजप्शन को कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ये डिसीज़ पे हम काबू पा सकते हैं. मतलब कि कुछ हद तक इस डिसीज़ को हम रोक सकते हैं. जो कि फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉफ़ी, टोबैको, ऑरेंज जूस, लेमन एक्सेट्रा. ये चीजें हैं जो HCl को इंड्यूस करने में हेल्प करती हैं. तो इनकी कंजप्शन को हम लो कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, ये एसिड बनना कम हो जाएगा, और जिससे हमें कुछ हद तक इस डिसीज से रिलीफ मिलेगी. सेकेंड इज वॉमिटिंग. सेकेंड है वॉमिटिंग, जिसे हम इमेसिस भी बोलते हैं. इमेसिस. वॉमिटिंग में क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ फूड कंटेंट फ्रॉम GI ट्रैक्ट, अपर GI ट्रैक्ट से फूड के कंटेंट का बाहर निकलना, एक्सपेल आउट थ्रू ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज वॉमिटिंग. ये कहाँ से होगा, स्टमक से, स्टमक और कभी कभी ड्यूडेनम, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. ये वॉमिटिंग कैसे होती है, जो हमारा स्टमक है, ये डायफ्राम और एब्डोमिनल जो मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्क्वीज. ये दोनों मिलके स्टमक को स्क्वीज करते हैं, जिससे क्या ईसोफेजियल जो स्फिंक्टर है ओपन हो जाता है, और जो हमारा फूड कंटेंट है वो हमारा ओरल कैविटी से बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग. और वॉमिटिंग से क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं, और एल्डर जो हमारे पर्सन है, एल्डर पीपल जो बुजुर्ग लोग हैं,
है, डेंजरस हो सकती है। कैसे कि जो भी हम उनमें वॉमिटिंग अगर ज़्यादा टाइम तक रहती है, जिससे उससे क्या होगा, एक तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एल्कलोसिस, ये एल्कलोसिस हो जाएगा किनमें, इन्फेंट्स और एल्डर पीपल में। कैसे, जो हमारा गैस्ट्रिक जूसेस है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस है, वॉमिटिंग के साथ जो फूड कंटेंट्स बाहर निकल रहा है उसके साथ बाहर निकल जाएंगे, और जो हमारे स्टमक में पीएच लेवल है वो हाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एल्कलोसिस। और ये डेंजरस है किनमें, इन्फेंट्स में और एल्डर पीपल में। ये क्यों होती है, वॉमिटिंग का कारण क्या होता है, डिजीनेस, कुछ एक जो ड्रग्स हम लेते हैं उनसे भी हमें वो वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। और क्या, तो दैट्स ऑल अबाउट वॉमिटिंग। अब हम जॉन्डिस के बारे में पढ़ते हैं। जॉन्डिस क्या होता है, जो वाइट्स ऑफ आई है, स्क्लेरा, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनका येलोइश होना क्या होता है, जॉन्डिस। वो येलो कलर के हो जाते हैं, जो कॉज होता है जॉन्डिस, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। ये क्यों होता है, जॉन्डिस क्यों होता है, एक बिलीरुबिन कंटेंट है, बिलीरुबिन, ये बनना स्टार्ट हो जाता है, ये येलो कलर का होता है, इसलिए ये येलोइश कलर, स्किन और आईज जो है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। बिलीरुबिन कैसे बनता है, फॉर्म कैसे होता है, एज्ड जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो भी होती हैं, उनका एक हीम पिगमेंट होता है, ब्लड सेल में एक हीम पिगमेंट होता है, हीम पिगमेंट ब्रेक डाउन होके बिलीरुबिन बनता है, ये प्रोड्यूस हो गया। अब बिलीरुबिन जो है लीवर में ट्रांसफर होगा, लीवर में ट्रांसफर होके वहां पे इसकी प्रोसेसिंग होगी, जो कि इंटो बाइल में कन्वर्ट हो जाता है, इंटो बाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जॉन्डिस। और जॉन्डिस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस होता है। फर्स्ट इज प्री हिपैटिक जॉन्डिस, सेकंड हिपैटिक जॉन्डिस, थर्ड एक्स्ट्रा हिपैटिक जॉन्डिस, एक्स्ट्रा हिपैटिक जॉन्डिस। तो हम इनके कारण पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है। जो प्री हिपैटिक जॉन्डिस है उसमें तो एक्सेस रिलीज ऑफ बाइल, ठीक है। और हिपैटिक जॉन्डिस का क्या कारण होता है, या तो हमें कोई लीवर की डिसीज है, एनी लीवर डिसीज है, या फिर लीवर सिरोसिस है, या फिर हमें हेपेटाइटिस, अगर इनमें से कोई भी इंफेक्शन होगा तो हिपैटिक जॉन्डिस का ये एक कॉज है। थर्ड एक्स्ट्रा हिपैटिक जॉन्डिस क्यों होता है, जो गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल स्टोन्स हो गए हैं, उससे क्या होगा, जो बाइल है
जॉन्डिस हो जाएगा। या फिर कोई लीवर कैंसर वगैरह है तो उससे क्या होगा, जॉन्डिस, एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर्स के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या है? जीआई ट्रैक में अगर कोई अल्सर हो गए हैं, अगर जीआई ट्रैक में अल्सर हो गए हैं और वो अल्सर्स गैस्ट्रिक जूसेस, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के कांटेक्ट में आए हैं, उनको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज। ठीक है, मेन क्या होता है इसमें, जीआई पेप्टिक अल्सर डिसीज में वॉमिटिंग, जो ब्लड है वो वॉमिट के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे एनीमिया होने के चांसेस होते हैं और जिससे डेथ और शॉक भी हो जाता है, डेथ हो जाती है अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया। पेप्टिक अल्सर डिसीज के 3 मेन कारण हैं, कौन कौन से? हेलिकोबैक्टर पायरी, हेलिकोबैक्टर सिक्रीशन ऑफ HCl। हेलिकोबैक्टर पायरी है जो मेन कॉज है पेप्टिक अल्सर डिसीज का। ठीक है, इसको पहले काइमोबैक्टर पायरी भी बोलते थे। ये हेलिकोबैक्टर पायरी है जो बैक्टीरियम, ये क्या करता है, यूरिएज एक एंजाइम को सिक्रीट करता है, एंजाइम को सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, यूरिया जो है, यूरिया अमाइनो एसिड अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, यूरिया जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाती है। जो ये अमोनिया है ये क्या करती हैं, ईजोफेजियल जो वॉल्स हैं उनको डैमेज करती हैं। ठीक है, और स्टमक की वॉल्स को डैमेज करती हैं। अमोनिया ये हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है जो उसको प्रोटेक्ट करते करते क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक में उनको भी साथ में ही डैमेज कर देती है। डैमेज ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स एंड म्यूकोसल वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, ये क्या करती हैं, म्यूकोसल वॉल ऑफ स्टमक और गैस्ट्रिक सेल्स को डैमेज करती हैं। और हेलिकोबैक्टर जो पायरी है वो क्या करता है, और एक एंजाइम, एक कैटालिस्ट को और सिक्रीट करता है और कुछ एक प्रोटीन्स को सिक्रीट करता है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, एडहेसिव प्रोटीन होते हैं, ये एडहेसिव प्रोटीन जो कि क्या करती हैं, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है जो उसको गैस्ट्रिक सेल के साथ एडहेयर करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, वो गैस्ट्रिक सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं वो इजीली पेप्टिक अल्सर डिसीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहले ही जो म्यूकोसल वॉल है वो डैमेज हुई होती है, या फिर वो ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा कर देते हैं म्यूकोसल वॉल की, हेलिकोबैक्टर से डैमेज होने की ससेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से जो स्मोकर्स हैं या फिर जो ड्रिंकर्स हैं उनको कहा जाता है कि भी आप स्मोक या फिर ड्रिंक ना करें। पेप्टिक अल्सर डिसीज में जो जिनको पेप्टिक अल्सर डिसीज होती है उनको। एक रह गया गॉल
स्मॉल इंटेस्ट जो बाइल हमारा लीवर से आ रहा था और कॉन्सेंट्रेट हो रहा था कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। अब वो क्या है, बाइल तो है, इसमें इनसफिशिएंट सॉल्ट है या एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, या तो इनसफिशिएंट सॉल्ट है या एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है जो क्रिस्टलाइजेशन कर लेगा, जिससे क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन करके ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर और साइज ऑफ स्टोन इंक्रीज होगा, नंबर और साइज इंक्रीज होगा किसका, स्टोन का, वैसे वैसे बाइल के ड्रेनेज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर कम नंबर है तो मिनिमल, अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इंटरमीडिएट, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो एक्सेस में जो ड्रेनेज ऑफ बाइल में प्रॉब्लम आएगी। तो वो क्या, उसकी क्या कंट्रोल है, या तो ये सर्जरी वगैरह से हम रिमूव करवा सकते हैं, गॉल स्टोन्स हैं जो, या फिर इनकी दवाइयाँ आती हैं, ड्रग्स आती हैं जो इनको तोड़ देती हैं, ब्रेक डाउन ऑफ गॉल स्टोन्स कर देती हैं, जिससे क्या होगा, ये स्टोन्स खत्म हो जाएंगे, या फिर इनकी सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लीवर, मेनली क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लीवर बाय सम वायरसेस, केमिकल्स, ड्रग्स, किसी भी चीज से हो सकता है। जो हेपेटाइटिस है ये कई तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए है वो हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है। ठीक है, और ये आगे कैसे स्प्रेड होगा, थ्रू कॉन्टेमिनेशन ऑफ फीकल मैटर। अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लाइक फूड, टॉयज, यूटेंसिल्स, कोई भी अगर फीकल मैटर जो ये फैलता है फीकल कंटेमिनेशन से। ठीक है, अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर जो भी फीकल मैटर के कांटेक्ट में आया है, वायरस के कांटेक्ट में आया है, वो क्या कर देंगे, आगे स्प्रेड कर देंगे हेपेटाइटिस वायरस ए। ये जो है इसका मोर्टेलिटी रेट हाई नहीं है, ये ना ही लीवर सिरोसिस करता है, कुछ एक हफ्तों में हेपेटाइटिस ए जो है ठीक हो जाता है। लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस वायरस ए नहीं करता है। और बी, हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस वायरस बी से फैलता है। और ये कैसे आगे स्प्रेड होता है, कंटेमिनेटेड सिरिंज या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स और ट्रांसफ्यूजन, जो मटेरियल है ये ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक दूसरे से ब्लड देते हैं, उससे क्या होता है, हेपेटाइटिस बी ऐसे स्प्रेड होता है। इसकी मोर्टेलिटी रेट हाई होता है, और ये क्लिनिकली हेपेटाइटिस सी की तरह होता है, हेपेटाइटिस सी की तरह होता है। ये भी कैसे फैलता है, सेम हेपेटाइटिस बी की तरह ये फैलता है, सलाइवा और टीयर से भी हेपेटाइटिस बी जो है स्प्रेड होता है। ये क्या करते हैं, लीवर सिरोसिस भी कर देते हैं, लीवर डैमेज कर देते हैं, और लीवर के कैंसर भी होने के चांसेस हेपेटाइटिस बी और सी में होते हैं। हेपेटाइटिस डी, जो हेपेटाइटिस डी है वो हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से फैलता है। ये भी सिरिंज
syringes, transfusion material, sexual कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस डी और बी दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ एक बंदे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, एक पर्सन को ये दोनों एक साथ को इन्फेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस पर्सन को हेपेटाइटिस डी हुआ है वो कभी ना कभी या पहले हेपेटाइटिस बी का उसको हेपेटाइटिस बी होगा, ठीक है। ये हेपेटाइटिस डी और बी। नाउ हेपेटाइटिस ई, ये भी किससे फैलता है? हेपेटाइटिस ई वायरस से और फीकल कंटेमिनेशन से। फीकल कंटेमिनेशन से क्या फैलता है? विटामिन हेपेटाइटिस ई, ठीक है। कोई ये ओरल ये कैसे फैलता है? इसका रूट क्या है? फीकल ओरल रूट। क्या होगा? कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं या कुछ भी है जो फीसिस के कांटेक्ट में आए हैं और हम उनको टच करते हैं, या कुछ भी फूड है जो वायरस के कांटेक्ट में है उसको हम खा लेते हैं तो हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। हेपेटाइटिस ई की मोर्टेलिटी रेट प्रेग्नेंट वुमेन्स में हाई होती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में मोर्टेलिटी रेट हेपेटाइटिस ई का हाई होता है और ये सब क्या करते हैं? लीवर को इफेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हेपेटाइटिस, जो जितने भी टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, वो क्या करते हैं? हमारे लीवर को इफेक्ट करते हैं। लीवर को या तो डैमेज कर देंगे या फिर लीवर सिरोसिस कर देंगे, लीवर कैंसर कर देंगे, कुछ ना कुछ जो है लीवर को इफेक्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस डिसीजेस। हमने सारे डिसीजेस पढ़ ली हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ स्क्लेरा और स्किन बिलीरुबिन जो प्रोडक्ट है हीम के ब्रेकडाउन से होता है वो जॉन्डिस करता है। पेप्टिक अल्सर डिसीजेस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई हमने ये पढ़ लिया। ये आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हो गया। नेक्स्ट हम कोई और